अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 642 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। MTS 642 की अगर मैं पेपर की बात करूं तो इसका पेपर बाकी सब्जेक्ट के पेपर से ईजी होता है। मीन्स कि अगर हम बाकी मैथ के पेपर्स की बात करें तो उनमें हमारे पास सॉल्व करने वाले मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता, कि उस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही होती, तो हम उसमें कुछ भी नहीं लिख पाते। लेकिन MTS 642 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स में भी इनके जो मोस्टली टॉपिक्स हैं इसके मिड टर्म के कोर्स में, वो सारे हम FSC एंड मैट्रिक में उन सबको डिस्कस करके आ चुके हैं। तो मीन्स आपके पास शॉर्ट में या लॉन्ग में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आपको ना उसका आंसर ना भी आ रहा हो, लेकिन आपको वो टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो आप कुछ भी उसके बारे में लिख दें तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए MTS 642 में अच्छी सी GPA लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपका यहीं से पेपर हो जाएगा। इसके अगर मैं MCQs की बात करूँ तो इसकी एक फ़ाइल है, आप वो फाइल अच्छे से कर लें, वहाँ से इसके इंशाल्लाह आपके सारे MCQs हो जाएंगे। कुछ इसके आई थिंक एक दो इसके फार्मूलाज हैं, आप उन फार्मूलाज को अच्छे से कर लें, वहाँ से इसके ना अक्सर वो उन फार्मूला को देते हैं, जैसे F इज इक्वल टू ma है, तो वहाँ पे ये अब आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो यहाँ से वो आपको फोर्स दे सकते हैं या मैथ दे सकते हैं, इनमें से कुछ भी आपने फाइंड आउट करना होगा। तो इसी तरह का शॉर्ट में एक न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है। बाकी इसमें शॉर्ट में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, लॉन्ग में भी आपके इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। मीन्स के आपने अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने वर्डिंग में भी लिख दें तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको टॉपिक नंबर 1 जिसमें स्ट्रेस की डेफिनेशन है, टॉपिक नंबर 3 में नो स्लिप कंडीशन, टॉपिक नंबर 7 में विस्कोसिटी की डेफिनेशन, टॉपिक नंबर 9 में यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है, टॉपिक नंबर 10 में ल्यूमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, टॉपिक नंबर 15 में सिस्टम, 21 में ग्रेविटी, 24, 26, टॉपिक नंबर 29 में MCQs हैं, कुछ वो इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक नंबर 31, 37 इसमें बियॉन्ड फोर्स, टॉपिक नंबर 46, टॉपिक नंबर 57 वोर्टिसिटी, टॉपिक नंबर 65 एंड 66। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टॉपिक नंबर 17, टॉपिक नंबर 19, टॉपिक नंबर 22, 20, 34, 35, 36, इन सबको अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। टॉपिक नंबर 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 41 यहाँ से इन दो से तो मस्ट एक आता है आपके पेपर में। टॉपिक नंबर 47, 48, टॉपिक नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक नंबर 52, 53 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, टॉपिक नंबर 56, 57 एंड टॉपिक नंबर 58, 61, 62 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इन सबको डिस्कस करते हैं। ये है जी हमारे पास MTS 642 के हैंड रिटन नोट्स, जिन पर मैंने अपने लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसके भी लिए हैं आपको बस अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी कुछ भी लिखाएंगे तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और किसके बारे में लिख रहे हैं। मीन अगर यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 में फ्लूइड की डेफिनेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। एक ऐसा सब्सटेंस दैट इज फ्लो इजीली, जो कि इजीली फ्लो कर सके एंड डू नॉट हैव फिक्स शेप, और उसकी कोई फिक्स शेप ना हो। मतलब जैसे कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है लेकिन लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती। आप उसको ग्लास में डाल दो, ग्लास की शेप इख्तियार कर लेता है। आप उसको जग में डाल दें पानी को तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेता है। तो मतलब इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती और वो इजीली फ्लो कर सकता है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड। ये सारा मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है। ये आ सकते हैं कि सॉलिड्स में फ्लूइड, सॉलिड में उनका क्या वो सीन होता है, मीन्स कि वो किसके स्ट्रेस उसमें प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस किसे कहते हैं, जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, और स्ट्रेन किसे कहते हैं, ये सारा हमने अपना डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रेस कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग फोर्स के जब एरिया के साथ डिवाइड करते हैं तब हमारे पास स्ट्रेस आता है। फिर इसकी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शेयर स्ट्रेस होता है। इनकी डेफिनेशंस को भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी आपके पेपर में आती हैं स्ट्रेस की। ये मोस्टली आपके लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन राइट करें, उनके जो टाइप्स हैं उनको
को भी आगे डिफाइन करें। तो टॉपिक नंबर 1 आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख ले कि फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। एवरीडे एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं, ह्यूमन बॉडी मतलब जितने भी हमारे वो हार्ट ब्रीथिंग मशीन होती हैं उन सब में ये यूज़ होता है, पाइपिंग सिस्टम में यूज़ होता है। ये जितने भी मतलब इनके आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। बाकी आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को हम यहाँ यहाँ यूज़ करते हैं। जस्ट एक बार इसका बस पढ़ लीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 में है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं अब मैं इसको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हो सके तो मैं आपको एक बार ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि आप एक बार मेरे लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस ना भी करें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़रूर क्लियर हो जाएंगे कि आप वहाँ पे कुछ भी आपके पेपर में आए तो आप लिख सकेंगे। नो स्लिप कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको और स्किप ना कीजिएगा। बाउंड्री लेयर, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसे कहती हैं? फ्लो सेपरेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। जंप कंडीशन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 में है जी विस्कस फ्लोज एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन मोस्टली आपके पेपर में आती है कि ये किसे होते हैं? इट इज काज्ड बाय कोहेसिव फोर्स की वजह से होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। जो गैसेस में कोलिजन होती है और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में ये फोर्स, ये विस्कोसिटी होती है और ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके ये एग्जांपल्स हैं कुछ। फिर टॉपिक नंबर 8 में एक्सटर्नल फ्लो एंड इंटरनल फ्लो, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं जो पाइप से बाहर मतलब फ्लूइड फ्लो करता है उसको आप एक्सटर्नल फ्लो कह देते हैं, और जो उस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होता है आप उसको इंटरनल फ्लो कह देते हैं। ये होता है एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो। इसकी कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। टॉपिक नंबर 9 में है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है और कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है और ये मैच नंबर क्या होता है। टॉपिक नंबर 9 को आप ये कंसिडर कर लें कि यहाँ से आपका कुछ ना कुछ मस्ट आएगा, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो की डेफिनेशन अच्छे से करेंगे। यहाँ से ये चीज़ आपने अच्छे से करना है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए सब सोनिक किसे कहते हैं, सोनिक किसे कहते हैं, सुपर सोनिक किसे कहते हैं। और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये मैंने ये जो जितने भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए ये मैंने सारे आपके हैंड नोट से देख के नहीं बनाए हुए। कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने पहले उनको लिखा, फिर उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने इनको अच्छे से करना है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से इनको कर लेना है। इफ डेंसिटी चेंज आर अंडर अबाउट 5% विच इज यूजुअली इन केस व्हेन मैच नंबर इज लेस देन 0.3, जब भी आपका जो मैच नंबर है वो 0.3 से लेस होता है तब आपके पास डेंसिटी कितनी चेंज होती है? 5% चेंज होती है। देन गैसेस बिकम इनकम्प्रेसिबल, और उसके बाद जो गैसेस हैं वो इनकम्प्रेसिबल बन जाते हैं। ये चीज़ आपके एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में है लैमिनर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो जो बिल्कुल एक स्ट्रेट मूव करता है उसमें ऑर्डर फ्लूइड होता है, और टर्बुलेंट फ्लो वो जो कि डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। ये भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है, जो कि फ्लो दैट अल्टरनेट बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसका ट्रांजिशनल फ्लो। फिर इसमें रिनोल्ड नंबर क्या होता है, फोर्स फ्लो क्या होती है, नेचुरल फ्लो। अच्छा ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फोर्स्ड एंड नेचुरल फ्लो, लेकिन ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिनोल्ड नंबर क्या होता है। उसके बाद ये रिनोल्ड नंबर का ये हमने ये पढ़ा था, ये फार्मूला इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी भतीजी के काम है। अच्छा ये वाला फार्मूला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिनोल्ड नंबर रो VL बाय रो, ठीक है। इसको अभी आपने अपने म्यू है, सॉरी ये रो VL बाय म्यू, ये रिनोल्ड नंबर का फार्मूला है। ये इसका फार्मूला भी पूछते हैं और इसकी डेफिनेशन भी अक्सर शॉर्ट में पूछी जाती है, तो आपने इसको भी अच्छे से करना है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 11 में है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी मीन्स नो चेंज प्रॉपर्टीज, जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वेलोसिटी, टेम्परेचर, इसी में सब कुछ चेंज नहीं होता। और इसका ये वाला फार्मूला होता है पार्शियल V बाय पार्शियल T या पार्शियल रो बाय पार्शियल T। इसमें क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? जीरो के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, The term unsteady and transient are often used interchangeably but less. These terms are not synonym. ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, unsteady and transient, ठीक है, ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। In fluid mechanics, unsteady is most general term that imply, और unsteady की डेफिनेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारा भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसके लिए हो सके तो या आप मेरे लेक्चर्स ले लें या आपने जिसके भी लेक्चर्स लिए हैं भी आपको इतना पता होगा कि स्टेडी अनस्टेडी किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आप
आपको आनी चाहिए, ये आपके पेपर में अक्सर आती है। टॉपिक नंबर 12 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस उन्होंने पीरियोडिक की डेफिनेशन दी भी है, इसको एक नज़र देख लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से। एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो कंडीशन, अपने स्टेडी फ्लो कंडीशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? टर्बाइन में, पंप में, बॉयलर में, कंडेंसर्स में, हीट एक्सचेंजर में, इन सब में ये यूज़ होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो एक नज़र बस देख लीजिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड कुछ आपका आए तो आप बिल्कुल मुंह उठा के ना बैठे हुए हो, आप कुछ ना कुछ लिख सकें। फिर टॉपिक नंबर 13 में कुछ भी नहीं था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? आर, डब्ल्यू एंड जेड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के बारे में बताया हुआ था। टॉपिक नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग, इनकी बात की गई है कि एक सिस्टम किसे कहते हैं, उसके बाद सराउंडिंग जो उसका आउटसाइड का एरिया होता है, और बाउंड्री किसे कहते हैं, और इमेजनरी सरफेस, जो भी इमेजनरी सरफेस होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको हम लोग बाउंड्री का नेम देते हैं। ये तीनों डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लोज सिस्टम क्या होता है और ओपन सिस्टम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक नंबर 16 में भी अगेन वही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, कंट्रोल सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। इसको भी एक नज़र बस देख लाजमी लीजिएगा। टॉपिक नंबर 17 ये चीज़ है जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक लॉन्ग बनता है। डायमेंशन की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है, लेकिन इसके रिलेटेड ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये अक्सर आपके लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जी हम उसके मैग्नीट्यूड को शो करवाने के लिए हम उसे डायमेंशन का नेम देते हैं। जैसे कि वो प्राइमरी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो 7 होती हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी हमने अपने 9th क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद सेकेंडरी कौन सी होती हैं? जो प्राइमरी डायमेंशन हम उसको डिराइव करते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, ईटीसी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी एरर को कैसे फाइंड करते हैं? मेजरमेंट में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास एक्यूरेसी एरर आता है। और प्रेसिशन एरर किसे कहते हैं? मेजरमेंट में से एवरेज ऑफ रीडिंग को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। ये दोनों आपको फार्मूले आने चाहिए। एक्यूरेसी बस उन्होंने डेफिनेशंस में भी यही चीज़ है कि आपने इस वैल्यू को मेजरमेंट वाली वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एक्यूरेसी वाली वैल्यू आ जाएगी। यही उन्होंने 2 डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही डिजिट्स होते हैं जो अगर देखें ना आप, ये स्टार्ट में जैसे 980.0, इसमें ये जो लास्ट वाला 0 है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब ये 0 स्टार्ट में लगते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो यही होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 19 में है जी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। इंटेंसिव होती हैं जो कि साइज पे इंडिपेंडेंट होती हैं, और एक्सटेंसिव कौन सी होती हैं जो कि साइज पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव जो कि साइज पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव जो कि साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने इनकी कुछ एग्जांपल्स थी, इनको भी आपने कर लेना है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव ये भी आपके शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 20 में है क्वांटिटम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट किए थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्लास इन सेम एट एनी पॉइंट, कि जो ग्लास पानी की डेंसिटी है वो ग्लास में हो, जग में हो, वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो क्या होती है? सेम होती है। ये आपका एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट, जो ऑक्सीजन का डायमीटर है वो इतना होता है और मास उसका इतना होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। मीन फ्री पाथ ऑफ लैम्डा ऑफ ऑक्सीजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना आपका वो जो होता है फ्री पाथ इतना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे, ये भी जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, बस इसको एक नज़र देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 21 में जी है डेंसिटी। डेंसिटी की ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेंसिटी किसे कहते हैं ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसका फार्मूला, उसका ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी बना देते हैं वो, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोस्टली आपके ना न्यूमेरिकल वो खुद से बना देते हैं। मतलब यहाँ से वो आपको एम और वी की वैल्यू दे के पूछ सकते हैं जी डेंसिटी हमें बताएं, तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद ये किसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है, किसके इनवर्स रिलेशन में होती है, आपको डेंसिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ये किसे कहते हैं, इसको भी आपने देख लेना है। ये इसका फार्मूला होता है रो बाय रो वाटर, मतलब डेंसिटी ओवर डेंसिटी की वाटर की डेंसिटी, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, ये भी आपका लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। इसकी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं आपसे।
वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, ये अक्सर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 23, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 24 में आ जाते हैं, जिसमें विस्कोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉपिक नंबर 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 26 को भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको एक नज़र फिर भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये आपके पेपर में आ भी जाए। ठीक है, उसके बाद है जी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये ना आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए इसको देख लेना, यहाँ से 2-3 ना आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज के लिए आपने स्किप नहीं करना। न्यूटोनियन विस्कोसिटी किसे कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन किसे कहते हैं। न्यूटोनियन कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी स्ट्रेस रेट पे डिपेंड नहीं करती, और नॉन न्यूटोनियन कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी स्ट्रेस रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। टॉपिक नंबर 27 में ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इसको देख लीजिएगा, बाकी लॉन्ग शॉर्ट की यहाँ से नहीं आ सकते। टॉपिक नंबर 28, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 29 में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 आपके वो बन रहे हैं एमसीक्यूज। फाई जब लेस देन होता है 90 के, जब ग्रेटर देन होता है 90 के, और जब इक्वल होता है 90 के। ठीक है, ये कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल को। कॉन्टैक्ट एंगल वेट द सरफेस, जब वो सरफेस को गीला करता है तब क्या होता है, ये लेस देन 90 होता है। जब गीला नहीं करता तो वो ग्रेटर देन 90 होता है। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर कॉन्टैक्ट एंगल वाटर एंड ग्लास इन नियरली जीरो, इसमें वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने ना, ये सारे 3 पॉइंट ये आपने अपने एमसीक्यूज के लिए देखनी है। टॉपिक नंबर 30 में अगेन प्रेशर की, स्ट्रेस की, इनकी डेफिनेशन आ गई। देखें, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ये फ्री के मार्क्स हैं। अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। प्रेशर, स्ट्रेस, इसकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती है। प्रेशर, ये देखिए अगेन प्रेशर की डेफिनेशन है। टॉपिक नंबर 33 में ये चीज़ आपके अक्सर वो लॉन्ग में पूछ लेते हैं कि जी प्रेशर, इसमें आपने P2 - P1 करना होता है। इसका फार्मूला प्रेशर का F ओवर है, आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये लिख के उन्होंने इस चीज़ को इक्वल किया हुआ है, इसको बस एक नज़र देख लीजिएगा। यूज़ ऑफ पास्कल लॉ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 35 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मैनोमीटर में मैयर क्या करते हैं। इसमें हम लोग प्रेशर मैयर करते हैं, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसमें हम ये मैयर करते हैं। बैरोमीटर में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करते हैं। ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या मैयर करते हैं और इसमें क्या मैयर करते हैं, और इसका ये वाला फार्मूला होता है और बैरोमीटर का ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें, एक तो इनके फार्मूले और ये किस किस चीज़ को मैयर करते हैं, ये चीज़ आपको बस इस टॉपिक में पता होनी चाहिए। टॉपिक नंबर 37 में आज बियॉन्ड फोर्स, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मुश्किल भी है। तो इसको ना आपने मेरा लेक्चर जिसके भी आपने लेक्चर लिए हुए होंगे, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि मेरे ही लें, जिसके भी आपने लिए, लेकिन आपको इस बियॉन्ड फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये अक्सर आपके लॉन्ग में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 38। टॉपिक नंबर 38 में बियोंसी एंड स्टेबिलिटी, इसको बस एक बार पढ़ लें, या पढ़ने की भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसको देख लें एक बार। ठीक है, ये वरना ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 39 में भी कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है पहले से जब मैं लेक्चर्स दे रही थी इसके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F=ma पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो लिखा, फिर इसमें हमने ये XYZ पार्टिकल्स लिए थे। अब मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 40 एंड 41 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये वाला भी 41 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। फिर टॉपिक नंबर 42 हमने फ्लो विजुअलाइजेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने की थी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फीड में यूज़ होता है, न्यूमेरस मेथड में यूज़ होता है, टाइम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, इनमें यूज़ होते हैं। इनकी कोई 3 एग्जाम्पल्स आप अपने माइंड में रख लें, अगर आ जाएँ तो फिर आपको ये पता होनी चाहिए। टॉपिक नंबर 43 में भी ज़्यादा खास कुछ नहीं है, जस्ट स्ट्रीम लाइन्स है कि ये स्ट्रीम लाइन्स कैसे कहते हैं, और ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 44, इसमें भी कुछ खास नहीं है, जस्ट उन्होंने पाथ लाइन के क्या बारे में बताया हुआ, तो इसको बस एक बार आप अपने लेक्चर्स भी लेंगे तो आप इसके बाद में अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। फिर है टॉपिक नंबर 45, कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 46 में है जी ट्रांसलेशन, रोटेशन, लीनियर स्ट्रेस, ये किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 46 से हो सकता है आपका शॉर्ट बन के आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी वेलोसिटी किसे कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में वो रोटेशन होती है, रेट ऑफ रोटेशन, इसमें रेट ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन, और इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये सब कुछ होता है। टॉपिक नंबर 47 में है एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये इसके बारे में बताया हुआ है, ये आपको पता है कि किसे कहते हैं, ये आप 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ये आपके अक्सर पूछी जाती है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। लीनियर स्ट्रेन रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक नंबर है ना 47, आई थिंक ये टॉपिक नंबर 47, ये देखें ये सारा आपके लॉन्ग के लिए अहम है, ये आपके लॉन्ग में बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। वो ये आता भी है, स्ट्रेन रेट आंसर ये भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको मतलब टॉपिक नंबर जो 47 है ये वाला, इसको भी आपने अच्छे से करना है। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 48। टॉपिक नंबर 48 भी है। मैं ये जो लास्ट वाले 2-3 जिनका मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ ना, जिनका मैंने अभी स्टार्ट में मेंशन भी किया हुआ था टॉपिक नंबर्स में, वो लोग आपने स्किप हरगिज भी नहीं करने, ठीक है। उनको तो आपने फिंगर टिप्स पे ऐसे रट के जाना है जैसे वो आपके पेपर में आ चुके हैं, और जाके आपने पेपर में वही चीज़ लिखनी है, ऐसे उसको अच्छे से करके जाइएगा। टॉपिक नंबर 50 लिखवा के ले लें कि ये भी इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगी। ये ऐसी एग्जांपल्स आपके पेपर में एक तो मस्ट है कि आती है, और ये इजी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसमें ये यू होता है, ये वी होता है। इसमें जस्ट आपने एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना है, यहाँ से अपने वाई की वैल्यू को सेपरेट करके फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। ये यू एंड वी की वैल्यू आपको गिवन होती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 51 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके पेपर में आती है, और ये वही चीज़ है जो पीछे भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। टॉपिक नंबर 53 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पेपर में एक एग्जाम्पल मस्ट है कि इस तरह की आती है, और ज़रूर आती है, ठीक है। इसके 2 मेथड थे, मैंने दोनों मेथड से आपको सोल्व करवाया था। आप मेथड ए से कर लें या मेथड बी से कर लें, ये आपकी मर्जी है। टॉपिक नंबर 54 नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन टॉपिक नंबर 56 57 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। टॉपिक नंबर 57 इसमें कर्ल की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको आपने ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका ये वाला फार्मूला होता है। रोटेशनल किसे कहते हैं, इरोटेशनल किसे कहते हैं, ये आपके डेफिनेशंस आ जाती हैं। टॉपिक नंबर 58 में जी ये वाला फार्मूला। टॉपिक नंबर 58 आपका लॉन्ग के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से करना है, ये वाली चीज़। टॉपिक नंबर 58 ये भी आपने स्किप नहीं करना। 59 60 इसको भी आपने अच्छे से करना है, ये वाली चीज़ें ये सारी ये भी आपके लॉन्ग में आती हैं। टॉपिक नंबर 61 ये आपके लॉन्ग में अक्सर आता है। ये देखिए ये स्टार्ट वाले टॉपिक्स आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टॉपिक नंबर 50 से ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको आनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप ना घबराएं कि इतने ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये जस्ट अभी आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप इसके लेक्चर्स लेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट हुई है ये भी, और ये भी आपके पेपर में आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। और बस यहाँ तक ये यही तक आपका इंपॉर्टेंट था। टॉपिक नंबर 66 में हमने जस्ट इसको देखा था, और ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 66 तक मैंने अपने मिड टर्म की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और लास्ट सेमेस्टर में मैंने टॉपिक नंबर 67 से ऑनवर्ड जितने भी फाइनल टर्म के इसके 143 तक इसके टॉपिक्स हैं, ये सारे मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में अपलोड किए हुए थे। अगर आपका सिलेबस इस दफ़ा 66 से ऑनवर्ड है मिड टर्म का, तो आपने अगर मेरे लेक्चर्स लेने हैं तो आपको फाइनल टर्म की प्ले लिस्ट में ये लेक्चर्स मिल जाएंगे 67 से ऑनवर्ड, अगर आपके मिड टर्म के सिलेबस में है। टॉपिक नंबर 66 तक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपने किसी और के लेक्चर्स लिए हैं तो आपने ये वाले टॉपिक्स लाजमी करने हैं, ये जितने मैंने आपको लॉन्ग के लिए बताए हैं और जितने मैंने आपको शॉर्ट्स के लिए बताए हैं ये वाले, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।